हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी भी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज का ये वीडियो क्लास 12 स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का 13 चैप्टर जो है नाभिक, जिसका ये वन शॉट वीडियो है जिसमें हम केवल VBI क्वेश्चन मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछने के चांसेस हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी का हम स्टडी करने वाले हैं। अब मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, बहुत ही आसान शब्दों से हम आपको सब कुछ समझाएंगे। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं और थोड़ा सा सब्र रख के अंत तक देखते रहते हैं और समझते रहते हैं, मैं आपको यूं ही कह सकता हूं कि आपको एक भी चीज रटना नहीं पड़ेगा, समझ गए याद हो जाएगा इसी वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, हम समझ लेते हैं कि अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के कौन कौन से हैं। तो देखिए, हमने एक क्वेश्चन ले लिया है जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में ही पूछा गया है, 2023 के ही बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि नाभिक के द्रव्यमान संख्या से क्या तात्पर्य है, यह परमाणु क्रमांक से किस प्रकार भिन्न है। यह आपका क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया है। तो जब 2023 में पूछा गया तो 24 में तो हमें पढ़ना ही चाहिए, 24 में हो सकता है पूछ ले, इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमें थोड़ा सा भी संदेह है ना कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको हम जरूर देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको 80 से 90 प्लस 95 प्लस लाना है तो जिस पर थोड़ा सा भी आपको संदेह है उन सभी को आपको पढ़ना पड़ेगा। अब मेरा मुख्य सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री है, तो मैं चाहता हूं कि आपका 90 प्लस आए फिजिक्स और केमिस्ट्री में खासकर। तो इसको हम एक एक करके समझते हैं। देखिए कह रहा है ना कि नाभिक का परमाणु संख्या से क्या तात्पर्य है। इसका मतलब परमाणु संख्या किसे कहते हैं ये आपको बताना है। मैं आपसे पहले कहना चाहूंगा कि क्या आप अभी ये क्वेश्चन दिया जाए, 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो क्या आप इसको हल कर पाएंगे। अभी बोर्ड एग्जाम आपका मान लेते हैं 1 महीने बाद है, तो अभी आपको दिया जाए तो क्या आप इसको हल कर पाएंगे, मेरा ये क्वेश्चन है। यदि कर पाते हैं 2 नंबर वाला ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं कर पाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि अभी आपको तैयारी बहुत सारी करनी है। आपको लग रहा है फिजिक्स में क्या केमिस्ट्री में हमने बहुत कुछ तैयार कर लिया है, नहीं भैया, बहुत कुछ अभी तैयार करना है आपको। तो समझिएगा, एक एक करके हम समझते हुए चलते हैं। तो नाभिक का द्रव्यमान संख्या, तो मतलब यहाँ पे द्रव्यमान संख्या का बताना है कि क्या है द्रव्यमान संख्या। अब देखिए, इसी को बहुत सारे नामों से हम जानते हैं। द्रव्यमान संख्या को ही हम परमाणु द्रव्यमान के नाम से जानते हैं, ठीक है जी, या इसे ही हम परमाणु भार के भी नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गया। तो देख रहे हैं इसे कितने नामों से जाना जाता है। तो आपसे कोई भी पूछा जा सकता है, किसी भी नाम आपको दिया जा सकता है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के है, सभी बात एक ही है। अब आता है कि द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं। तो अगर आप ध्यान से समझें तो कोई भी सपोज डेट आप समझिएगा, ये कोई भी क्या है, परमाणु है, ठीक है जी, हमने मान लिया ये परमाणु है। तो परमाणु का केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है, ठीक है। ये टोटल क्या है, परमाणु है। बात को आप एक एक करके समझेंगे। ये परमाणु है, ठीक है, ये क्या है, ये है नाभिक। अब मैं पूछूं आपसे कि नाभिक में क्या क्या होते हैं, तो आप कहेंगे नाभिक में सर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और प्लस क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो देखिए यहां पे यही बात बताया गया ना कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को ही हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं, या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, या इसे परमाणु भार कहते हैं। समझ में आ गया। हमने क्या आपको बताया, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं।
मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल में कहें तो कोई भी परमाणु है तो परमाणु के नाभिक में जितने भी प्रोटॉन होंगे और जितने भी न्यूट्रॉन होंगे उन सभी का अगर हम जोड़ देते हैं, योग कर देते हैं, तो जितना प्राप्त होगा वो द्रव्यमान संख्या होगा। बात समझ गए? तो हम पहले परिभाषा लिख देते हैं। तो परिभाषा आप यही लिखेंगे कि किसी, ध्यान से आप समझेंगे, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इतनी बात आप समझ गए हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो ये आपका हो गया। अब याद रखेंगे इसे जो द्रव्यमान संख्या है, जिसे हम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं, इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी हम लिखेंगे, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। अब ये आपका एक क्वेश्चन यहां से यहां तक तो हो गया। पूछ रहा था ना कि नाभिक के द्रव्यमान संख्या से क्या तात्पर्य है, तो यही तात्पर्य है। उसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें ऐड किया है कि यह परमाणु क्रमांक से किस प्रकार भिन्न है, परमाणु क्रमांक से कैसे भिन्न है ये जो परमाणु द्रव्यमान है। तो जानते हैं परमाणु क्रमांक, अब इसमें पूछ लिया आपसे परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। तो अगर हम सिंपल में कहें तो परमाणु क्रमांक जो होता है ना, परमाणु क्रमांक, जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉनों की जो संख्या होती है, ठीक है, प्रोटॉनों की जो संख्या होती है उसके बराबर होता है। समझ गए? परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो इसका मतलब हम यही बात लिख सकते हैं कि परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, और जो परमाणु द्रव्यमान या जो द्रव्यमान संख्या होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्याओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, और परमाणु क्रमांक होता है वो केवल प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो हम यही बात लिख देंगे, तथा परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, तथा इसे भी जेड से ही प्रदर्शित करते हैं। मतलब इतनी बात हम समझ गए कि जो परमाणु क्रमांक है इसे भी हम जेड से ही प्रदर्शित करेंगे और जो द्रव्यमान संख्या होता है इसे भी हम जेड से ही प्रदर्शित करते हैं। तो इतनी बात आप समझ गए हैं। तो एक और फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि Z इक्वल टू P प्लस N, ये आप याद रखेंगे। ये आपको बहुत ही जगह यूजफुल होगा। जब आप इस पर न्यूमेरिकल लगाएंगे तो ये फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। अब क्या है, Z यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान संख्या है, P क्या है, प्रोटॉनों की संख्या है, प्रोटॉनों की संख्या, N क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में कहते हैं कि जो क्या है द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान
ज्ञात करना है और उसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की न्यूट्रॉनों की संख्या दे दे, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका निकल जाएगा। परंतु इसमें क्या आपसे घुमाता क्वेश्चन है, कहते आपको दे देगा किसका किसका मान, आपको इन दोनों का मान दे देगा, जेड का मान दे देगा और पी का मान दे देगा और पूछ लेगा न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। तो यहां से आप क्या करेंगे कि ये पी है ना, तो पी को हम इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहां से n = जेड माइनस पी हो जाएगा। तो उस समय ये फॉर्मूला हम लगा देंगे। बात समझ रहे हैं। एक और बात याद रखेंगे कि जो P होता है ना, P मतलब प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की जो संख्या होता है वो किसके बराबर होता है, वो परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। परमाणु क्रमांक कहें या परमाणु संख्या के बराबर होता है। याद रखेंगे जो प्रोटॉन की संख्या होता है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होता है और परमाणु क्रमांक जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन की, अगर मान लेते हैं किसी कोई भी तत्व है, जैसे मान लेते हैं कार्बन है, इसका परमाणु क्रमांक 6 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन के परमाणु क्रमांक 6 है तो प्रोटॉनों की संख्या 6 होगी और इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या 6 ही होगी। बात समझ रहे हैं। तो कभी कभी आपसे क्या कह देगा जैसे जेड का मान दे देगा और पी का एन का मान दे देगा, ठीक है, इन दोनों का मान दे देगा, कह देगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें इलेक्ट्रॉनों का तो फॉर्मूला नहीं पता है, परंतु प्रोटॉन की संख्या हम पहले निकाल लेंगे और जैसे हम प्रोटॉन की संख्या निकालेंगे उसके बाद हम लिख देंगे कि प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ही बराबर होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इतनी ही होगी। बात समझ रहे हैं हम क्या आपको कह रहे हैं। मैं इसलिए ये सब कुछ बता रहा हूं क्योंकि इस तरीके से बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके बुक में पूछे गए हैं। हालांकि देखिए न्यूमेरिकल का सीरीज हम स्टार्ट कर दिए हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो न्यू हैं, जो नहीं जानते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, देखिए न्यूमेरिकल का सीरीज हमने बहुत ही पहले स्टार्ट किया था, फिर से उस सीरीज को हमने पूरा कर दिया, चैप्टर वाइज हमने पढ़ाया, फिर से उसको हमने बंद करके फिर से एक बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहा कि सर नए हम लोग जुड़े हुए हैं तो एक बार बेसिक से फिर से बता दीजिए। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हमने आपको कहा है कि जितने भी 5 नंबर वाले जो फिजिक्स है, ये आप जान लें, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, ये 2 ही सब्जेक्ट है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री है ना, इसमें हमने कहा है कि टोटल आपके 15 वीडियो फिजिक्स पे बनेंगे और 15 आपके, ठीक है, केमिस्ट्री पे बनेंगे। अगर 15 नहीं तो मैं कह सकता हूं संपूर्ण किताब के 10-10 आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपके न्यूमेरिकल के वीडियो बनेंगे, ठीक है। बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि 15-15 बन जाए, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल का अंत नहीं है ना, न्यूमेरिकल अनंत है। जहां से भी आपका न्यूमेरिकल पूछ ले, और न्यूमेरिकल का हल करने का केवल एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस, 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 ठीक है। बिना प्रैक्टिस का तो न्यूमेरिकल आ ही नहीं सकता। और ज्यादा स्टूडेंटों का नंबर कम क्यों आता है, क्योंकि उनसे न्यूमेरिकल हल नहीं हो पाता। उनको लगता है हम न्यूमेरिकल हल कर लेंगे और जब बोर्ड एग्जाम में जाते हैं वो छोड़ के चले आते हैं, यही मेन कारण है, ठीक है। तो देखिए फिजिक्स का 10 हमने कहा है और केमिस्ट्री का 10 हमने कहा है। तो जिसमें से हमने क्या कहा कि आपको जो 2 नंबर वाले प्रश्न है वो हम कराएंगे न्यूमेरिकल में, 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी कहा है 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर वाले हम जितने भी न्यूमेरिकल है कराएंगे। जिसमें से देखिए, जिसमें से हम बता दें तो हमने फिजिक्स का एक वीडियो 2 नंबर पे बना दिया है, 3 नंबर पे भी और 5 नंबर पर भी एक वीडियो हमने इन सभी पे बना दिया है, ठीक है। और केमिस्ट्री में भी हमने 2 नंबर पे बना दिया है वीडियो, 3 नंबर पे बना दिया है, परंतु 5 नंबर पे जल्द ही आपको वीडियो मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही आपको 5 नंबर वाले पे भी वीडियो मिले। तो यदि आपने ये सभी न्यूमेरिकल का सीरीज नहीं देखा, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि देख लीजिए यार, ठीक है ना। आप समझ नहीं रहे हैं, न्यूमेरिकल में ही नंबर कटेगा। मेरा नंबर कम हुआ था न्यूमेरिकल के कारण, मैंने न्यूमेरिकल पे ध्यान नहीं दिया था। मैंने सोचा था कि सब टॉपिक याद कर लेते हैं, टोटल सब समझ लेते हैं, ठीक है, तो कर लेंगे। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल भी इजी आएगा, बट न्यूमेरिकल इतना घुमाता है ना, इतना घुमाता है कि यदि आपको बेसिक टू हाई ना पता हो, न्यूमेरिकल आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि न्यूमेरिकल पर विशेषकर ध्यान दे दीजिएगा। फिजिक्स से आपको कम से कम 15 नंबर के न्यूमेरिकल आ जाएंगे, 15 से 20। जो फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन दोनों से 15 से 20 नंबर के आपको केवल न्यूमेरिकल आएंगे।
तो मैं यही कहूँगा, न्यूमेरिकल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है फिजिक्स न्यूमेरिकल और केमिस्ट्री न्यूमेरिकल का, उस पर जाके क्लिक करके आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का ज़रूर आप न्यूमेरिकल के सभी सीरीज पढ़ लीजिएगा। और आगे भी आपका न्यूमेरिकल ही ये सब कंप्लीट होता है ना, 13 चैप्टर है, इसके बाद एक और चैप्टर पढ़ा देंगे 14, ये आपका पूरा फिजिक्स का जो ऑन शॉट वीडियो है वो कंप्लीट हो जाएगा। केमिस्ट्री है वो तो हमने कंप्लीट करा ही दिया है, ठीक है। तो ये सब कंप्लीट हो जाए, उससे के बाद हम न्यूमेरिकल पे भी आपको विशेषकर ध्यान देंगे। और 2 आपके और बचे हुए हैं, एक बचा हुआ है आपका जो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कह रहे हैं बायोलॉजी का भी महासंग्राम एक वीडियो लाइए, जिसमें सभी हमें क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या बेस्ट हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी उसको बताइएगा। तो जल्दी हम जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मैं जल्दी वो लाने वाला हूँ, ठीक है। तो वो लाकर उसके बाद हम न्यूमेरिकल पर ही विशेषकर ध्यान देंगे। मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन पहला कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत बार लगभग हर साल पूछे जाते हैं, उन टाइप के भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट। तो आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो अगला हमारा देखिए, हमने 2 यहाँ पे प्रश्न ले लिया है, दूसरा हमारा प्रश्न है, एक है तीसरा हमारा प्रश्न। अब ध्यान से हम समझेंगे इन सभी प्रश्नों को। सबसे पहला हमारा दूसरा प्रश्न है कि बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। 2016 में, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में और 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद है नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है। 14 में, 17 में, 22 में, 23 में पूछा गया है। सभी को हम समझेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके पश्चात हम इसको समझ लेंगे। तो सबसे पहला आता है बंधन ऊर्जा। देखिए, बंधन ऊर्जा कहें या नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहें, दोनों बात एक ही है। अब आता है कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं। तो यहां पे केवल यही बात बताया गया कि मान लेते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे। देखिए, यहाँ पे हमने कुछ सीखा हुआ है, इसको ही आप समझ लेंगे। अगर बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको थोड़ा सा यहाँ से समझ में आ जाएगा, नहीं आता है तो हम आपको समझाएंगे। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों से मिलकर नाभिक बनाया जाता है तो नाभिक के द्रव्यमान में कुछ कमी आ जाती है, जो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, जिसे नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। आपको पढ़ के शायद बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम समझते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी परमाणु है तो परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, और नाभिक में ही तो क्या क्या होते हैं, नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना। तो यहाँ पे ये बताया गया कि देखिए, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तभी तो नाभिक बनेगा ना। तो मान लेते हैं सपोज डेट कि इसका द्रव्यमान है 5 और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है मान लेते हैं 4, ठीक है जी। तो 5 4 9 होना चाहिए। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों को हम मिलाते हैं, यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिला देते हैं, तो जो ये नाभिक बनेगा, ठीक है, जो नाभिक बनेगा तो 5 4 9 होना चाहिए ना। तो ये नाभिक का जो द्रव्यमान होना चाहिए वो 9 होना चाहिए ना। ये बताइए, इसका द्रव्यमान है 5 और इसका द्रव्यमान है 4, तो जो इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को, तो जो नाभिक बनेगा, इन्हीं दोनों के मिलने से नाभिक बनता है। तो ये दोनों हैं, इनको मिलाने पर जो नाभिक बनेगा उसका द्रव्यमान 9 होना चाहिए, परंतु 9 ना होकर इसका जो द्रव्यमान होता है वो 8 होता है, ठीक है। तो बहुत से वैज्ञानिक ये पूछे कि भैया क्यों 8 ही होता है, जबकि इन दोनों को हम मिलाएंगे तो 9 होना चाहिए, तो 8 क्यों होता है। तो इन्होंने बताया, आइंस्टीन ने बताया कि जो आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के जो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम है, तो उन्होंने आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियमों से जो इसमें 1 की कमी आ रही है ना, 8 से 8 हो गया है, 1 की कमी आ रही है, तो ये 1 है ना, ये ऊर्जा में रूपांतरित हो गया है। जब इन दोनों को हमने मिलाया है तो उस समय एक ऊर्जा में 1 मात्रा निकल गया है। वही बात कहा जा रहा है कि जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों से मिलकर एक नाभिक बनाया जाता है, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाकर एक नाभिक बनाया जाता है,
तो नाभिक के द्रव्यमान में कमी आ जाती है। जो नाभिक का द्रव्यमान है 9 होना चाहिए, 8 हो गया, तो नाभिक के द्रव्यमान में कमी आ जाती है। जो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। मतलब एक आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का एक नियम है। तो द्रव्यमान, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के नियम से जो एक की कमी आ रही है वो ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है, हम कह सकते हैं। तो वही बदल जाता है जिसे जो ये एक बदल रहा है ना ऊर्जा के रूप में, उसी को हम नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ये तो हमने प्रैक्टिकली आपको ऐसे हमने बता दिया। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं। देखिए इसका भी एग्जांपल ध्यान से आप समझेंगे। इसका एग्जांपल अगर हम देना चाहें तो हम ये भी दे सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो ड्यूटेरियम को ले लेते हैं 1s2 और एक है ट्रिटियम 1s3। तो देखिए ये ड्यूटेरियम है, ये ट्रिटियम है। तो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ये दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो हाइड्रोजन एक एक ये दोनों मिलेंगे तो हीलियम बनेगा। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। तो 1 1 2 हो गया और 2 और 3 5 होना चाहिए ना, परंतु ऊपर 4 ही होता है। ठीक है, तो ये 4 क्या है? न्यूट्रॉन, मतलब ये 4 क्या है? नाभिकहीन है। ठीक है, ये 4 क्या है? 4 का मतलब इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो टोटल, तो देखिए यहाँ पे 1 की कमी आई कि नहीं? 2 और 3 5 होना चाहिए पर 1 की कमी आ गई ऊपर। तो 1 ये कहाँ चला गया? 1 जो है वो ऊर्जा में रूपांतरित हो गया है, बदल गया है। बात समझ में आ रहा है आपको? तो यही बात है कि जब जब दो नाभिक को यहाँ पे जब मतलब ये मान लेते हैं ये एक प्रोटॉन है, मतलब हम इसका एग्जांपल हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या। इसका मतलब 3 का मतलब क्या है? कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग है। तो इन दोनों को मिलाने पर जो बन रहा है वो 5 होना चाहिए, परंतु 4 ही है। तो 1 की जो कमी आया वो कहाँ गया? ऊर्जा में रूपांतरित हो गया। और जो 1 ऊर्जा में रूपांतरित हुआ है, इसी 1 को ही हम नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के मिलाकर नाभिक बनाया जाता है तो नाभिक के द्रव्यमान में कुछ कमी आ जाती है। और क्यों कमी आ जाती है? क्योंकि आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार ऊर्जा में वो रूपांतरित हो जाता है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का नियम आप नहीं जानते हैं। डेल जो E = होता है mc², E = डेल mc², ये आपने पढ़ा होगा mc²। ऐसे डेल आप, मैं पूरा अच्छे से लिख दिया, नहीं तो सिंपल में हम कहते हैं E = mc², द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का नियम। तो डेल = mc² आपने पढ़ा हुआ है, जहां m क्या है? द्रव्यमान है, c क्या है? प्रकाश की चाल है, E क्या है? एनर्जी है। तो यही बात है। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो इतनी बात आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। उसके बाद आते हैं नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है। देख रहे हैं 14, 17, 22 और 23 में पूछा गया है। समझ लेते हैं। नाभिकीय संलयन तो बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या बताया गया? इसमें सिंपल में बताया गया कि जब 2 हल्के हल्के नाभिक, यहाँ पे केवल यही बात बताया गया ना कि एक ये नाभिक है और एक ये नाभिक है, ये दोनों क्या है? नाभिक है। ठीक है, और ये दोनों हल्के हल्के नाभिक हैं। तो जब 2 हल्के हल्के नाभिक आपस में मिलते हैं तो एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, एक नाभिक का निर्माण करेंगे। इन दोनों की अपेक्षा तो ये बड़ा ही होगा। तो जब 2 हल्के हल्के नाभिक आपस में मिलते हैं तो एक नाभिक का निर्माण करते हैं। और ये जो प्रक्रिया है, जब ये जो प्रक्रिया है जिसमें 2 हल्के नाभिक आपस में मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, वही बात कहा गया कि जब 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर, संयुक्त मतलब मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं। इसका भी आप चाहें तो यही एग्जांपल दे सकते हैं कि जब 2 हल्के हल्के नाभिक, ये हल्के हल्के ही नाभिक हैं, ठीक है,
तो जब दो हल्के हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को ही हम नाभिकीय संलयन कहेंगे। बात समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी इस चैप्टर के 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको हम देख लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अपने चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो यह हमारा 4th क्वेश्चन है, जो है कि नाभिकीय विखंडन क्या है, और 2015 में, 17 में, 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसको देख लेते हैं। देखिए, नाभिकीय विखंडन का मतलब क्या होता है। जैसे अभी हमने नाभिकीय संलयन पढ़ा, तो उसमें हमने ये पढ़ा कि जब दो हल्के हल्के नाभिक आपस में मिलते हैं तो एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, और ये जो प्रक्रिया है उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। जस्ट उसके ही विपरीत होता है नाभिकीय विखंडन। विखंडन मतलब होता है टूटना, अलग अलग होना। तो इसमें एक मतलब ये है, इसमें ये बताया जाता है कि जब एक बड़ा नाभिक, ठीक है, एक बड़ा नाभिक, जब एक बड़ा नाभिक क्या होता है, जब एक बड़ा नाभिक क्या होता है, जब एक बड़ा नाभिक दो बराबर बराबर हल्के नाभिकों में, दो बराबर बराबर नाभिकों में टूट जाता है। ठीक है, एक बड़ा नाभिक है, ये दो बराबर भागों में ये टूट जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही वो उन्होंने क्या कहा, नाभिकीय विखंडन कहा। बात समझ में आ रहा है। हमने क्या आपको बताया, हमने यही कहा कि जब एक बड़ा नाभिक दो हल्के हल्के नाभिकों में या दो बराबर भागों में टूट जाता है, तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अब वही बात हमने लिखा है कि जब दो भारी नाभिक लगभग दो बराबर नाभिकों में टूट जाते हैं, तो यह प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाला है नहीं, इसलिए मैं नहीं समझा रहा हूं। इतना तो काफी है ना, तुरंत आपको समझ में आ गया होगा कि एक बड़ा नाभिक दो हल्के हल्के या दो बराबर नाभिकों में टूट जाता है, तो उस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जैसे एक यहाँ पे हमने एक तत्व ले लिया है U, तो U जिसका परमाणु क्रमांक 92 होता है और 235 का परमाणु भार होता है। अब ये जो है इसको जब टूट गया है, दो बराबर भागों में टूट गया है, जैसे Kr अब Ba बना दिया है, तो यहाँ पे देखें Kr का जो 36 है, अब Ba का जो है 56, इसका परमाणु भार कितना है, जो है 95 मतलब 95, ये कितना है इसका 139 है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें इसका, तो ये एक हम इसको नाभिक मानते हैं, तो ये एक बड़ा नाभिक है जो दो बराबर नाभिकों में टूट गया है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहेंगे। अगर हम देखें तो देखिए 92 है ना, तो 92 अगर हम इन दोनों को ऐड करें नीचे वाले को, तो 36 और 56 अगर दोनों ऐड होंगे ना, दोनों जुटेंगे तो कितना होगा, 92 ही होगा, 92 ही होगा। और यदि इन दोनों को हम ऐड करते हैं 95 और 139 को, तो ये कितना हो जाएगा, 234 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 235 है, तो यहाँ पे भी 235 होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए, 234 ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो एक की कमी आ रही है ना, ये एक की कमी, यही तो एक ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो गया है। और इसी ऊर्जा, ये एक रूपांतरित हो गया है, इसी को तो हम नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं, जो कि हमने बहुत ही अभी पहले ही, कुछ देर पहले ही पढ़ा है। बात समझ रहे हैं ना, तो वही एक की कमी हो रही है। तो ये जो प्रक्रिया है, इसे नाभिकीय क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। बात समझ के होंगे। इसमें नोट्स में एक पॉइंट हमने लिखा हुआ है, इसको आप समझ जाइएगा। देखिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इस अभिक्रिया के आधार पर परमाणु रिएक्टर होते हैं और जो परमाणु भट्टी होता है बनाई जाती है। तो इस जो अभिक्रिया के द्वारा परमाणु रिएक्टर और परमाणु भट्टी बनाई जाती है, जो विद्युत ऊर्जा उत्पादन करता है,
जिसके द्वारा ही जो विद्युत है उसका उत्पादन होता है। तो एक अच्छा उपयोग है नाभिकीय विखंडन का, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस चैप्टर के एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको हम देख लेते हैं, और जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो उसको हम देखकर तब जाकर वीडियो को हम समाप्त करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अपने 5वें महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। तो इसको हम समझ लेते हैं। कह रहा है कि जब समस्थानिक और संभारिक का अर्थ, जब समस्थानिक तथा संभारिक के अर्थ दो उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, समन्यूट्रॉनिक को भी बताइए। तो ये आपका क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पे सिंपल में क्या पूछा गया है, कह रहा है ना कि समस्थानिक और संभारिक के अर्थ और दो उदाहरण से आपको बता देना है, और समन्यूट्रॉनिक को भी आपको बताना है कि क्या है। मतलब समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, उदाहरण सहित आपको बता देना है। ये क्वेश्चन समझ रहे हैं, 2014 में, 17 में, 19 में, 20 में, 22 में और 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम एक एक करके समझते हुए चलेंगे। सिंपल सा है, अगर आप ध्यान से समझते हैं तो आपको इस वीडियो में याद भी हो जाएगा। देखिए, समस्थानिक का मतलब क्या होता है। समस्थानिक का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार अलग अलग हो, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेते हैं हम। देखिए, यहाँ पे हमने परिभाषा क्या लिखा है, वही लिखा है कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है। क्या समान होता है? जो परमाणु क्रमांक है वो समान होता है, और परमाणु जो भार है, परमाणु भार वो अलग अलग होता है, तो उसे हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, देखिए 1H1 हाइड्रोजन है, तो जो नीचे वाला होता है ना, ये परमाणु क्रमांक कहते हैं, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। और जो ऊपर वाला ये लिखा गया है, इसे हम परमाणु भार कहते हैं, या परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो इसमें ये बताया गया कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु जो भार है वो अलग अलग हो, उसे समस्थानिक कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से अगर हम समझे बेटर तरीके से, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के याद रखेंगे 3 समस्थानिक होते हैं। 1H1, फिर से एक होता है 1H2, और फिर से एक और होता है 1H3। तो अगर आप देखें, इन तीनों में अगर आप देखते हैं, ये अगर तीनों में आप देखते हैं, तो क्या आपको दिखाई दे रहा है कि नीचे जो है वो तीनों का तो एक एक ही है, परंतु ऊपर में किसी में 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी तो हाइड्रोजन ही है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो समान है परंतु परमाणु भार अलग अलग है, तो उस तत्व के हुए उसे ही हम समस्थानिक कहेंगे। तो हाइड्रोजन के याद रखेंगे 3 समस्थानिक होते हैं, इसे प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम कहते हैं। नाम है प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। पहला आप समझ गए। इसका और भी हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि क्लोरीन है जिसका 17 होता है, और फिर से क्लोरीन 17, और इसका क्या होता है 35, और इसका होता है 37। तो देखिए, ये जो है क्लोरीन, तो क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं। तो देख रहे हैं नीचे अगर देखें तो परमाणु क्रमांक तो समान है परंतु परमाणु भार अलग अलग है कि नहीं, तो ये आपके हैं। ठीक है, 2 समस्थानिक हैं। और भी ETC है, जैसे कार्बन है, कार्बन के भी 2 समस्थानिक होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं, ETC हमने लिख दिया है। समझ गए ना कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार अलग अलग हो, तो उसे हम समस्थानिक कहते हैं। जस्ट इसके अपोजिट होता है संभारिक। संभारिक में यह बताया जाता है कि वे तत्व जिसमें परमाणु जो भार है ऊपर वाला वो तो इक्वल होगा, समान होगा, परंतु जो परमाणु क्रमांक होगा वो अलग अलग होगा, भिन्न होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए हमने परिभाषा क्या लिखा है, परिभाषा लिखा है कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न होता है परंतु परमाणु द्रव्यमान समान होता है, उसे हम समभारिक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इसके एग्जांपल से हम आपको समझाएं, रेट से ही मैं बता दे रहा हूं। जैसे कि आर्गान है, ठीक है, 18 और 40,
जैसे कि पोटेशियम है 19 40, और जैसे कैल्शियम है 20 और 40। अगर आप इसमें देखें, देखिए ये आर्गन है, पोटेशियम कैल्शियम है, तो अगर आप देखते हैं तो ये एक तत्व है, ये एक तत्व है और ये एक तत्व है, तीनों एक एक तत्व हैं। अब तीनों का अगर देखिए आप, तो आप क्या देख रहे हैं कि परमाणु क्रमांक इसका 18 है, इसका 19 है, इसका 20 है। तो परमाणु क्रमांक तो अलग अलग है कि नहीं है, परंतु ऊपर देखें तो ऊपर जो परमाणु भार है वो सभी का 40-40 है, मतलब समान है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, परंतु परमाणु द्रव्यमान समान होता है, परमाणु द्रव्यमान समान होता है, उसे हम समभारी कहते हैं। ठीक है, समान मैंने नहीं लिखा था, मैं अच्छे से लिख दूं इसे। समान होते हैं, समान मतलब इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न हो परंतु परमाणु द्रव्यमान समान होता है, उसे हम समभारी कहते हैं। समझ गए होंगे। और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ईटीसी में करते रहा हूं। अगला आता है सम न्यूट्रॉनिक। अब सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं? अब सम न्यूट्रॉनिक इन दोनों से ही अलग है। इसमें यह बताया जाता है कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग हो और परमाणु भार भी अलग अलग हो, मतलब परमाणु क्रमांक भी अलग हो, परमाणु भार भी अलग अलग हो, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। सम न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, उसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। इसका मतलब क्या? देखिए यही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार अलग अलग होता है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। देखिए यहाँ पे मैंने समान नहीं लिखा है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, उसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है लिखने में। अब इसको हम अच्छे से एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है? जैसे कि क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन का 1737 होता है, आर्गन का 1838 होता है और पोटेशियम का 1939 होता है। ठीक है, अगर आप इन तीनों में देखें, देखिए अगर आप इनमें तीनों में देखते हैं तो देखिए क्लोरीन का 1737 है, ठीक है, आर्गन है इसका 1838 है और पोटेशियम 1939 है। अगर आप देखें तो इसका 17 है परमाणु क्रमांक, इसका 18, इसका 19, परमाणु क्रमांक भी अलग अलग है, और ऊपर देखिए 37 है, 38 है, 39 है, परमाणु भार भी अलग अलग है। तो देखिए परमाणु क्रमांक और परमाणु भार यहाँ पे लिखा गया ना, वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार अलग अलग होता है परंतु क्या समान होता है? परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या हमने आपको शुरू में ही बताया था, Z = P + N, याद है? ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था। इसका मतलब हमने क्या बताया था? Z क्या है? परमाणु भार है, P क्या है? प्रोटॉनों की संख्या, N क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या। हमने कहा था न्यूट्रॉनों की संख्या अगर निकालने को कहे तो हम क्या कर देंगे? हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे, N = Z, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -P हो जाएगा। इसका मतलब क्या? N = Z क्या है? Z, इसका अगर निकाले तो Z मतलब परमाणु भार ही न होता है, तो परमाणु भार 37 है और 37 माइनस, अब P मतलब क्या है? प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या ही हमने कहा था कि परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, मतलब 17। ये बताइए 17 में से 37 में से 17 गया तो कितना बचेगा? कितना? 20 आएगा कि नहीं आएगा? 20 बचेगा। तो इसका मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी है? 20 है। इसी प्रकार यदि हम आर्गन का निकालें तो Z = कितना हो जाएगा? आर्गन का निकालें तो 38 में से हम ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे 18, तो इसका भी तो 20 ही आएगा। बताइए 38 में से 18 जाएगा, 20 ही आएगा। देख रहे हैं? तो इसका मतलब सॉरी यहाँ पे N रहेगा, ठीक है ना, N रहेगा, N = ना Z × P, तो N न्यूट्रॉनों की संख्या भी 20 आ जाएगा। फिर से अगर इसका निकालें तो N = ऊपर वाले में से नीचे घटाएंगे तो 39 - 19 = 20। तो अगर हम देख रहे हैं तो तीनों में न्यूट्रॉनों की संख्या 20-20 आ रही है, तो यही तो कहा गया ना कि न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, तो उसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं।
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो ये था आपका इस चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अब मैं आशा करता हूं कि वीडियो को अभी तक आप देख रहे हैं तो आपको एक एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा कि बहुत ही अच्छी बात है कि आपने इतना पेशेंस के साथ आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। अब यहाँ तक देख ही लिए हैं तो 2-3 काम है आप कर दीजिएगा। सबसे पहली बात को आपने नोट्स बनाते हुए चले होंगे, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। दूसरी ये है कि अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए ही इतना मेहनत किया जा रहा है और यदि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो सपोर्ट आप ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में रियलिटी में आपको ये वीडियो कैसा लगा, यूज़फुल रहा या कैसा रहा। और यदि आप न्यूमेरिकल का वीडियो आप देखना चाहते हैं या कोई भी चीज़ आप पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आप जाइए वहाँ पे क्लिक करके अपनी सभी वीडियो को देख सकते हैं। या कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, बोर्ड एग्जाम संबंधित इंपॉर्टेंट है, जैसे कि समस्थानिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप लिखिए समस्थानिक ब्रदर सर, इतना लिखकर आप सर्च करेंगे वीडियो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। आगे आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा यदि इस समय उस वीडियो पर, उस टॉपिक पर लाने की आवश्यकता होगी तो मैं ज़रूर लाऊंगा उस पर वीडियो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।